सर, आज मीडिया को आमंत्रित किया है आपने, क्या वजह है? चलिए, सभी को जय भीम। और बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो और आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, आप सभी का शुक्रिया। कई वर्षों से कई मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार वी द पीपल, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, जय भीम मिशन, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, जैसा कि आप देखते हैं लगातार हम लोग बहुत सारे मुद्दे को उठाते रहे हैं। जो जन कल्याण के मुद्दे हों, जाति जनगणना का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। भारत सबसे बड़ी लोकशाही है, तो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी दिखना बेहद ज़रूरी है। भाई, हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से घपलेबाजी हुई है, आपने देखा ही होगा, सब आपके सामने है। हम लोग 28 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी आमंत्रित होंगे। वो पोस्टर मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है। और जो सवाल था कास्ट सेंसस को लेकर, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो मैंडेटरी सेंसस होना था, इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने वो भी नहीं करवाया है। और उसका खामियाजा ये हुआ है कि मैं आपको इस साल के बजट का एक आंकड़ा पेश करता हूँ। टोटल जो केंद्रीय बजट है 48,20,512 करोड़ रुपए है, जिसमें से स्पेशल कंपोनेंट प्लान शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का इंदिरा गांधी के ज़माने में मिला था। और उसका उद्देश्य ये था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो पॉपुलेशन है, उसके पॉपुलेशन के हिसाब से बजट में प्रावधान किए जाएँ। लेकिन इस सरकार देखिए कि इतने रुपए के बजट में SC ST को कितना अलॉट कर रहा है, इसी से पता लग जाएगा कि कितना सोशल जस्टिस को लेकर ये सरकार सिंसियर है। तो 48,20,512 करोड़ रुपए पूरा बजट है, जिसमें से 1,65,493 करोड़ रुपये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए है, जो कि 3.43% बनता है। 3.43%। अगर का जो केंद्रीय बजट आया है वो आंकड़े में पेश करता हूँ, वो है 48,20,512 करोड़ रुपए, जिसमें से शेड्यूल कास्ट को जो आवंटन हुआ है 1,65,493 करोड़ रुपए, जो कि 3.4% बनता है। जब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का प्लान आया था 70 के दशक में इंदिरा गांधी के ज़माने में, तो उसका पूरा जो उद्देश्य ये था कि टोटल जो बजट है उसका जनसंख्या के अनुपात में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बजट अलॉटमेंट हो, उसको स्पेशल कंपोनेंट प्लान कहते हैं। तो और शेड्यूल ट्राइब का जो अलॉटमेंट हुआ है 1,32,214 करोड़ रुपए, जो कि बनता है 2.74%। अगर रफली ये आंकड़ा देख लिया जाए, ये भी मान लिया जाए कि अभी 15% ही आबादी शेड्यूल कास्ट की है और 7.5% ही आबादी शेड्यूल ट्राइब की है, तो बजट में जो बनना था वो बनना था 7,95,384 करोड़ रुपए फॉर शेड्यूल कास्ट और 3,95,281 करोड़ रुपए शेड्यूल ट्राइब को मिलना चाहिए था। लेकिन मिला है कितना? 3.43% और 2.74%। तो ये सीधा और सीधा हकमारी हो रही है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की। उनको पॉपुलेशन के हिसाब से मिलना चाहिए था बजट, लेकिन जो भी बजट अलॉट हुआ है, बहुत सारे काम जो है ना, मेट्रो और सड़क बनाने में फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं, वो शेड्यूल कास्ट के उत्थान के लिए भी नहीं मिल रहा है। मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं, जो फॉरेन स्कॉलरशिप है बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, जो पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप है बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। और लोग मुझे कहते हैं कि क्राउड फंडिंग कर दीजिए। भाई, रोज़ दिन हम क्राउड फंडिंग नहीं कर सकते ना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये पूरी हकमारी हो रही है। और एजुकेशन का सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल। आज मोदी साहब कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकॉनमी। एक बात बताइए कि जब भारत गरीब मुल्क था आज़ादी के बाद, और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर अंबेडकर सोशल जस्टिस लॉ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, भारत उस समय गरीब मुल्क था। लेकिन गरीब मुल्क में फ्री का एजुकेशन दिया गया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को फेलोशिप दिए गए, फ्री में एडमिशन हुए, फ्रीशिप मिला, वजीफ़ा मिला, यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब पढ़ पाए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक आम बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा भी अगर बाहर का रहने वाला हो, नहीं पढ़ सकता। एक बच्चे का रहने का खर्चा 20,000 रुपये है। और पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप जो है वो आज के हिसाब से 4,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए था आज के हिसाब से। 1977 में जब 47 रुपये मिलते थे, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे, तो उस समय सबको वजीफ़ा मिलता था। आज वो वजीफ़ा कहाँ गया? पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप कहाँ है? बजट बिहार सरकार ने 16 में ही बंद कर दिया। तो इस बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कम से कम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लिए एक सेपरेट निधि, फंड, आयोग, उसको अलग से खर्चा करने का डिपार्टमेंट बनाया जाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। आज इस
मीटिंग में हमारे साथ कई साथी मौजूद हैं। राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जय भीम मिशन चलाते हैं और लीडर हैं हमारे। DN सिंह साहब हैं, ये किसानी प्रतिष्ठा मंच चलाते हैं और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमारे एजेंडे पे है, उस पर बात करेंगे। विजेंद्र यादव साहब हैं, आप जानते हैं, एक्टिविस्ट हैं। अनिल पटेल हमारे साथ बैठे हैं और एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती यहाँ पर हैं और किसान नेता राज बहादुर यादव साहब हमारे साथ हैं। तो मैं एक एक करके सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि क्या क्या इशू है, किस इशू पे हमें बात रखनी है, क्या क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, क्या हम ज्ञापन देंगे, मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांगेंगे, मिनिस्टर से टाइम मांगेंगे, डेलीगेशन जाएगा, या फिर हम आंदोलन के मोड में जाएंगे, सभा करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, हमारे साथी बात रखेंगे। तो सबसे पहले गौतम साहब यहाँ पे जय भीम साथियों, इसी आने वाली 28 तारीख को सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में हज़ारों की संख्या में दिल्ली के अलग अलग कोने कोने से और आसपास के NCR के क्षेत्र से तमाम लोग इकट्ठे होंगे रामलीला मैदान में। और जैसा अभी प्रोफेसर रतनलाल जी ने बताया कि चारों संगठन मिलके, जिसमें मिशन जय भीम, वी द पीपल, OBC फ्रंट ऑफ इंडिया, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, ये चारों संगठन मिलके काम कर रहे हैं और मुद्दे स्पष्ट हैं जैसा उन्होंने स्पष्ट करके बताया। आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया, मतलब देश को कह रहे हैं कि देश अमीर हो रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है भारत की। और ऐसे हालात में अगर देश अमीर हो रहा है तो शिक्षा की व्यवस्था, मुफ्त क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। स्कॉलरशिप और ज़्यादा बढ़ना चाहिए था ताकि लोगों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ और गरीब देश था, तब लोगों को इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाया करती थी कि वो अपने पूरे साल का पढ़ाई का खर्चा, किताबों का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, तमाम तरह की किताबों का खर्चा उसी स्कॉलरशिप से उठा लिया करते थे। लेकिन आज हालात ये है कि एक तरफ मनुस्मृति ख़त्म करके संविधान आया और संविधान के आने से लोगों के पढ़ने के रास्ते खुले। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से पढ़ने के रास्ते खोले, सरकारी नौकरी के रास्ते खोले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी रिजर्वेशन देके नौकरी के पढ़ने के रास्ते खोले। लेकिन स्कॉलरशिप से पढ़ने वाले वो लोग बड़े बड़े पदों तक पहुँचे। और आज जब अमीर से, गरीब से भारत अमीरी की तरफ बढ़ रहा है, विकासशील देश है, धीरे धीरे प्रगति के पथ पर है। ऐसे हालात में अगर हम देखें तो देश में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि जिन वर्गों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, अब बिना मनुस्मृति लागू किए, बाबा साहब के संविधान के होते हुए, आज पैसे के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्टल पे या कहीं भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके कोई बच्चा बाहर से रहता है तो 20,000 रुपये महीने का खर्चा चाहिए। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के बताता हूँ कि अगर किसी का सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, लॉ कॉलेज में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो 4 साल की डिग्री करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। और देश में अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 15 से 20 हज़ार रुपया है। तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? पढ़ाई, पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। यानी मनुस्मृति की ज़रूरत नहीं है, एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ के शिक्षा के खर्च को इतना महंगा कर दिया कि लोग अपना पढ़ाई छोड़ दें। और ऊपर से जो नौकरियां लग जाया करती थी रिजर्वेशन से, एक एक करके सारे सरकारी जो उपक्रम हैं वो बेच दिए गए, प्राइवेटाइज हो गए और वहाँ हमारे रास्ते लगभग बंद हैं। जितने भी बड़े पूंजीपति हैं, अगर आप देखेंगे कि वो कैसे पूंजीपति बने, जो जिस ज़मीन पर उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, कारखाने लगाए हैं, वो सरकार से कम दाम पे लिए हैं। और बैंकों में जो आम लोगों का पैसा जमा है, वहाँ से उन्होंने लोन लेके अपना व्यापार शुरू किया है। और कहते हैं कि भी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, ये तो प्राइवेट है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप सरकारी मदद ले रहे हैं, सस्ती दर पर सरकारी ज़मीन खरीद रहे हैं और लोगों के बैंक में लोगों का पैसा, उसको वहाँ से आप लोन लेके अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो भैया उसमें रिजर्वेशन देने में क्या दिक्कत है प्राइवेट सेक्टर में? हम ये नहीं कह रहे हैं आप क्वालिटी मेंटेन मत करिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप क्वालिफिकेशन को लोअर डाउन कीजिए।
जो भी एफिशिएंसी आपको चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप रखें, लेकिन कम से कम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन तो दें। सरकारी आपने ख़त्म कर दिया, प्राइवेट में आप देंगे नहीं। इतना पैसा लोगों के पास है नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के पास कि अपना व्यापार कर लें, तो वो लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? उनके रास्ते आप बंद करते जा रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि हमारे इस आंदोलन में जाति की जनगणना, जाति की गणना, हर जाति की गणना, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी या कोई भी हो, जनरल कैटेगरी में भी एक बार ये पता तो लग जाए किस किस जाति की जनसंख्या कितनी है, किस किस जाति में कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, कितने लो ग्रेजुएट है, कितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, कितने मेडिकल ग्रेजुएट है, कितने मैनेजमेंट किए हुए हैं। हर जाति का पता तो लगे, और साथ में ये भी पता लगे कि कितने लोग सरकारी नौकरी में किस किस जाति के हैं। क्योंकि एक तरफ उपवर्गीकरण का आप जजमेंट दे के कि भाई किसी को ज़्यादा मिल गया इसलिए जिसको नहीं मिला उसको देना है, ये कह के उपवर्गीकरण सरकारों ने करना शुरू कर दिया, कोर्ट से भी निर्णय आ गया। लेकिन ऐसा तो कोई डाटा ही नहीं है कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है और सरकारी नौकरी में उनको हिस्सा कितना मिला है। तो जब तक ये एम्पिरिकल डाटा नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा? इसलिए जाति की गणना, इकोनॉमिक सर्वे, शैक्षणिक सर्वे, सामाजिक सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, ये पूरा होके आए, पता लगे कि खेत की ज़मीन कितने लोगों पे कितनी कितनी है, व्यापार में किस किस समाज के किस किस लोगों की क्या स्थिति है, वो सारा डाटा तो सामने आए। क्योंकि जब तक डाटा नहीं आएगा, किसकी कितनी संख्या है, किसको देश की तरक्की में कितना हक मिला है, इसलिए जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हक ये मिलना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब जाति गणना हो जाए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो जाए, शैक्षणिक सर्वे हो जाए, ताकि एक डेटाबेस तैयार हो जाए। इसलिए जाति की गणना होना जरूरी है। और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। जनता चुनाव अपनी सरकार चुनती है, लेकिन यहाँ तो EVM से चुनाव हो रहे हैं। आए दिन EVM के बारे में तरह तरह के खुलासे आ रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगते हैं। हम लोगों ने इतना लंबा आंदोलन चलाया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने साथ नहीं दिया। अब वही राजनीतिक पार्टियाँ कह रही है कि EVM से वोट की चोरी हो रही है, सरकारें बन रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए ज़रूरी है कि EVM हटना चाहिए, बैलेट पेपर वापस आना चाहिए। तो हमारे इस आंदोलन के जो 28 नवंबर 2024 को रामलीला मैदान में होने वाला है, उसके अनेकों मुद्दे हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं, एक जाति की गणना, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, और दूसरा EVM हटे, बैलेट पेपर वापस आए। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिले। जितने सरकारी ठेके हैं उन ठेकों के अंदर भी SC ST OBC के लोगों को उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग बात करेंगे और एक आंदोलन तैयार करेंगे, रामलीला मैदान के माध्यम से आह्वान करेंगे पूरे देश का, ताकि उसके बाद सतत प्रयास करते हुए लगातार पूरे देश का एक आंदोलन तैयार किया जा सके, ताकि लोगों को पता तो चले कि आखिर जाति जनगणना की मांग हो क्यों रही है, और अगर जाति गणना होती है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। क्योंकि अभी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो इस आंदोलन के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने तक हम अपनी बात को पहुँचाएँगे, लोगों को जागरूक करेंगे और राजनीतिक पार्टियों को एहसास कराएंगे कि अगर राजनीतिक पार्टियां सत्ता चाहती है तो वो बताएं कि अगर वो सत्ता में आएंगी क्या वो हमारे इन मुद्दों को पूरा करेंगी, जो हमारी हकमारी हो रही है क्या वो हकमारी को बंद करेंगी, क्या वो एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं है। और 12वीं तक की बात नहीं चलेगी, हायर एजुकेशन में जिस लेवल तक बच्चा पढ़ना चाहे उसका खर्चा सरकार क्यों ना उठाए, उठाना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर सरकार किसी लिए, बाकी तो आप फ्री की बात कर रहे हैं, हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, लाडली बहना, फलानी बहना, बाकी सब बात कर रहे हैं। एजुकेशन की कोई सरकार बात नहीं कर रही है। पूरे जितना चुनाव का चल रहा है प्रचार, आप देख लीजिए किसी भी स्टेट में जाके, कोई पार्टी इस पे बात नहीं कर रही है कि वो एजुकेशन जो महंगा हो रहा है उसके लिए वो क्या इंतजाम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, पढ़ाई छोड़ रहे, उनको पढ़ाने के लिए सरकारी क्या योजना ला रही है, उन बच्चों की फ़ीस का क्या इंतजाम कर रहे हैं। रेजिडेंशियल स्कूल, रेजिडेंशियल और कॉलेजेस के साथ साथ हॉस्टल की व्यवस्था क्या कोई सरकार कर रही है। तो हम ऐसे तमाम मुद्दों को हम अपने इस आंदोलन के माध्यम से देश के कोने कोने तक, जन जन तक लेके जाएंगे। इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे और सरकारों को कंपेल करेंगे कि जब जनता आपको चुन रही है, हम आपको चुन रहे हैं, तो आपको जनता के लिए काम करने पड़ेंगे। हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर अगर आप काम नहीं करते हैं तो पूरे देश के अंदर आपका विरोध किया जाएगा, हम आपकी सरकारों को बनने नहीं देंगे। तो इसी आह्वान के साथ मैं चाहूँगा पूरे देश के लोगों से कि आप 28 नवंबर को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान प्लीज़ आइए, हम लोग मिलकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लाल जी ने और गौतम साहब ने रखे हैं, वो मुद्दों को मैं दोहराने का करके वक्त ख़राब नहीं करना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन ही दे दूँ। मैं DN सिंह हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट में मैं कर्मचारियों का लीडर था और पेंशन आंदोलन से जुड़ा हूँ, उसका राष्ट्रीय संरक्षक हूँ।
रिटायरमेंट के बाद मैं किसानी पिछड़ा मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। इस आंदोलन से, सामाजिक आंदोलनों से मैं जुड़ा हूँ। तो जो मुद्दे इन्होंने जिक्र किए हैं उसमें से मैं सबसे पहले प्राथमिक मुद्दा मानता हूँ कि जो बच्चों की, मासूम बच्चों की शिक्षा दे के काबिल बनाना और बीमार आदमी का इलाज कराना, हेल्थ एंड एजुकेशन गवर्नमेंट और समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये बिल्कुल जायज़ बात है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण और ये है, दूसरी बात कि जो चुनाव हुए हैं, आज़ादी का सबसे बड़ा हमारा जो आउटपुट है वो वोट डाल के सरकार बनाने का है। लेकिन पिछले 8-10 सालों में हम ये देख रहे हैं कि लोगों के वोट से सरकार नहीं बन रही, बिना प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। तो ये ईवीएम उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका में है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसमें बहुत खुलेआम बदमाशी में उतरी हुई है। इसके लिए हमें समाज को जागृत करना पड़ेगा और समाज को संगठित करके मत विभाजन को रोकना पड़ेगा। इसके लिए पिछले साल हमने चुनाव से पहले पब्लिक का एक घोषणा पत्र जारी किया था। मैं सभी लोगों से इसकी अपील करूंगा कि हम दोबारा से उसे निकाल रहे हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं, विभिन्न सेक्शन हिंदुस्तान में है, जाति व्यवस्था इस देश में है, वर्ण व्यवस्था इस देश में है, विभिन्न किस्म के वर्ग यहाँ हैं, किसान हैं, नॉन किसान हैं, तो उन सब के मुद्दे शामिल करके छात्रों के, युवाओं के, महिलाओं के एक कॉमन मुद्दा एजेंडा बनाया जाए और उसमें मत विभाजन रोका जाए। इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करते रहता हूँ। 28 नवंबर के प्रोग्राम में हम लोग किसान संगठनों से सबसे अपील करेंगे कि वो इसमें शामिल हों और जो ये आंदोलन, जो जनता के आम मुद्दे हैं, उसको लेके लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। मत विभाजन को रोका जाए और जनता में बताया जाए कि उनके जो सरकार है वो कारपोरेट की सरकार है। कारपोरेट के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं, पब्लिक के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जहाँ तक शिक्षा का भी बताया इन्होंने, मैं भी पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, 58-54 कुछ फीस जाती थी, मतलब कोई मायने ही नहीं था फीस का, और मैं अधिकारी बना पढ़ के। लेकिन अभी हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा और डॉक्टर बने गांव में बहुत सारे लोग और अधिकारी बने, उसी वहाँ भी स्कूल में 15-16 बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति में है। और जो मजदूर हमारे गाँव में रहते हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हैं, जो कमाते हैं वो वहाँ दे आते हैं। बीमार हो जाए तो अस्पतालों में आप देखते हैं क्या स्थिति है। तो ये जो मुद्दे इन्होंने उठा रखे हैं, इन मुद्दों पर सामाजिक जागरूकता के अभियान में आप लोग प्रेस वाले लोग हैं, आप लोगों का भी बहुत बड़ा भूमिका इसमें है। और सभी लोग, जितने भी किसान संगठन हैं, मजदूर संगठन है, औद्योगिक मजदूरों के संगठन है, छात्र और युवाओं के संगठन है, इन सबको मिलकर सामाजिक आंदोलन को मजबूत करना चाहिए, मुझे यही कहना है। वार्ता में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज 28 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में 90% बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार की लड़ाई के लिए और उनको वाजिब हिस्सेदारी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक और प्राइवेट सेक्टर में दिलाने के लिए व्यू द पीपल तमाम सामाजिक संगठनों को लेकर एक सामाजिक न्याय महाकुंभ का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली के रामलीला मैदान में करने जा रही है। सामाजिक न्याय महाकुंभ में प्रमुख मुद्दे जो हैं वो देश में जो हर 10 साल बाद जो जनगणना होती थी, अब की बार उसको जो वर्षों पुरानी मांग है कि देश में हर जाति की गणना कराकर उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उसके लिए योजनाएं बनाई जाए, उसके लिए फंड की व्यवस्था की जाए। क्योंकि इस डिमांड को हमें करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आज़ादी के 78 वर्ष में 10% लोगों ने 90% बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार को छीनने का काम किया, आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया। आज वो लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्राइवेट सेक्टर में देश की संस्थानों पर, देश की राजनीति पर 90% कब्जा जमाए बैठे हैं, जबकि देश के 90% बहुसंख्यक समाज जो उनको हिस्सेदारी मिलनी है वो नहीं मिल पा रही है। इसीलिए व्यू द पीपल के नेतृत्व में 28 नवंबर को जातिगत जनगणना जो बहुसंख्यक समाज की
सभी बीमारियों की एक ऐसी दवाई है। अगर ये जनगणना हो जाती है तो सरकार पर दबाव बनेगा कि जो 10% लोग ही कब्जा जमाए बैठे हैं वो कैसे जमाए बैठे हैं, क्योंकि बहुसंख्य समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बिल्कुल खराब है। तो कहीं ना कहीं हमारी सबसे पहली मांग है और सबसे बड़ी डिमांड है कि अब की बार जो जनगणना होने जा रही है वो जनगणना नहीं, वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी नहीं, देश में उन 10% जो मन्नुवादी लोग हैं उनकी जनगणना हमारे से पहले कराई जाए कि कैसे वो 90% कब्जा जमाए देश की संख्या, उस पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीति पर बैठे हुए हैं। ये देश की जनता जानना चाहती है। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है जातिगत जनगणना कराई जाए। दूसरा, अभी हमारे साथियों ने बताया 2014 से लेकर आज 24 आ चुका, लोकसभा के कई चुनाव हो चुके हैं, अनेकों विधानसभा राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, अभी दो तीन राज्यों में अभी होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं 14 से लेकर अब तक जो बाबा साहब ने हमें संविधान में वोट डालने का हक दिलाया था, वो वोट की ताकत भी EVM ने छीन ली हमारे से। तो कहीं ना कहीं ये EVM से बनी हुई सरकार है, ये हमारी वोट की ताकत से बनी हुई सरकार नहीं है। तो ये निष्पक्ष ईमानदारी से EVM से चुनाव नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी विदा पीपल के नेतृत्व में ये डिमांड है कि अब की बार जो भी चुनाव आया उस चुनाव को बैलेट पेपर से कराया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो और जो देश के 140 करोड़ लोग ईमानदारी से वोट जिसको देते हैं वही सरकार चुनकर सत्ता में, विधानसभा में आए, ताकि वो सभी को साथ लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने का काम करे। इसके साथ साथ साथियों, ये तो प्रमुख मुद्दे हो गए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि ओल्ड पेंशन का भी हमारे साथी बैठे हुए थे। ओल्ड पेंशन के साथ आप सोचिए कि आज जो राजनेता जो सरकार में बैठे हुए हैं, एक एक MLA, एक एक MP 6 पेंशन ले रहा, और जो देश की सरकार में 60 साल तक देश की सेवा करता है उसकी पेंशन भी छीनी जा रही है। चाहे वो अग्निवीर बनाकर छीनी जा रही है, चाहे वो हमारे सरकारी संस्थानों को गेल, बेल, रेल, हवाई अड्डा, बस अड्डा सबको प्राइवेट सेक्टर में लाकर, इसका एक सीधा सा मतलब जाता है कि कहीं ना कहीं ये वर्तमान में जो बहुसंख्य समाज के खिलाफ जो सरकार बैठी हुई है, ये प्राइवेट सेक्टर करने का इसका एक ही रीजन है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग जो 78 वर्षों में जो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, राजनेता में जा रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। तो इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर कर कहीं ना कहीं हमें जो है आरक्षण को छीनने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान ने जो हमें हक दिलाया, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी 28 नवंबर को जो दिल्ली के रामलीला मैदान में सामाजिक न्याय महाकुंभ होने जा रहा है, मैं खासकर देश के सभी सामाजिक संगठनों से, देश के सभी 90% बहुसंख्य समाज के देशभक्तों से, मूल निवासियों से कहना चाहता हूँ, बहुत हो चुका है। 78 वर्ष देश को आज़ाद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आज हम सब लोगों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर, फूले के, मंडल के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, उनकी तरह संघर्ष करना पड़ेगा और एकजुट होकर जिस दिन हम अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलेंगे, कोई ताकत नहीं जातिगत जनगणना होने से रोक दे और EVM हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होने से रोक दे, संविधान को कोई हाथ लगा दे, कोई आपके आरक्षण को हाथ लगा दे। इसलिए आओ 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे से पहले पहुंचकर अपनी संख्या दिखाए और अपनी ताकत दिखाए और इस सरकार को झुकाकर बड़ा आंदोलन करना पड़े वो भी करेंगे, वोट की ताकत इनके खिलाफ करनी पड़े वो भी करेंगे और जातिगत जनगणना कराकर 90% लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीति और प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी दिलाकर दम लेंगे। इसलिए मैं सभी से आह्वान करता हूँ आज चैनल के माध्यम से भारी संख्या पहुँचकर इस महाकुंभ को, सम्मेलन को कामयाब करें। या आपके आने वाली बच्चों को आज वर्तमान में जो हक अधिकार छिड़ा उसको रोकने के लिए, जो वर्तमान में अत्याचार अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए ये महाकुंभ का आयोजन विदा पीपल के तमाम संगठनों के नेतृत्व में हो रहा। इसलिए आपसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इसको कामयाब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद करता हूं और आप
लोग जो मुद्दे हमारे हैं उसको प्रमुखता से पूरे देश के आम जनसंख्या तक ले जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बार बार कोटि कोटि नमन धन्यवाद करता हूँ। पूर्व के हमारे विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर पूर्व के मंत्री बता दिया है आप लोग को, और जो कुछ रह गए हैं उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके प्रेस माध्यम से। सबसे पहले नंबर तो तमाम देशवासियों को मैं आह्वान करता हूँ, जो 90% के लोग हैं जो भी कहीं बैठे हैं दिल्ली एनसीआर के खास करके, क्योंकि टीम लगी हुई इस बार और पूरे है जो कि दिल्ली एनसीआर में चप्पे चप्पे पे सारी हमारी टीम जा करके लोगों को समझाने और ये कार्ड को बांटने का काम कर रही है। आप सभी के लिए वहाँ पे लंच की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, और अपने अगले पीढ़ी की हक अधिकार की लड़ाई में आपको आने के लिए न्योता भी है। इस न्योता में आपको बहुत अच्छे चीज़ मिलेंगे। जो आपकी हक लड़ाई है, जो आपके बच्चे के हक को छीना जाता है, जैसा कि पहले बोला गया, कहाँ कहाँ हकमारी हो रही है। रिजर्वेशन हम लोग को ऐसे गाली जैसे शब्द दिया जाता है, लेकिन रिजर्वेशन को हथकंडे कितने अपनाए गए हैं इन लोग के थ्रू, ये आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि SC ST OBC आज नहीं बोलने वाला हूँ, आप लोग भी जान लीजिए। OBC अगर कोई बोले तो इनको टोक देना है। हमारा जो बाबा साहब ने दिया संविधान में SC BC की बात किया है, सोशली और एजुकेशनल की बात किया है, बैकवर्ड क्लासेस की, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। OBC का कोई नहीं, ये वर्गीकरण का पार्ट है। और उसमें क्या क्या दिया है, SC BC और SC ST में भी, अभी SC ST में नहीं है वर्गीकरण, लेकिन SC BC में वर्गीकरण कर दिया गया है, जिसमें क्रीमी लेयर का मानदंड लगा दिया गया है, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है, जो हर आदमी हर बच्चा उस क्रीमी लेयर को एग्जम्प्ट नहीं करता। इसकी वजह से जो हमारी लड़ाई है, जो ताकतवर लोग, जो पूंजीपति चंद लोग हैं, 1%, बिहार की जाति जनगणना कहती है कि मात्र 1% के लोग जो कि सक्षम है SC BC के, और उनके ऊपर क्रीमी लेयर जैसे मानदंड को लगा दिया गया। हमारी न्यायपालिका में नगण्य हम लोग कहीं केस मुकदमा नहीं कर सकते हैं, केस मुकदमा करते भी हैं तो हमारे तरफ जस्टिस नहीं आता। मीडिया, हमारे नेशनल मीडिया हमारे कवरेज नहीं देती है, इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि SC BC उच्च न्यायपालिका के साथ साथ, तो ऐसे मत करो ना, तो ये सारे चीज़ें हम लोग को, अब हमारे बच्चे के जो आरक्षण है, जिसमें या तो नियुक्ति है या तो बच्चे के हायर एजुकेशन है, 10th क्लास तक का कोई ऐसा प्रावधान है नहीं, लेकिन जो नियुक्ति और ये जो हमारे अपॉइंटमेंट में है उसमें कई हथकंडे हैं। एक उसमें भी रोस्टर प्रणाली दी गई है। रोस्टर SC BC के लिए ज़्यादा किया गया है और SC ST के लिए भी किया गया है। उसमें हम लोग 5वें 6ठे पे नंबर आता, कहाँ का न्याय है कि पहला दूसरा तीसरा अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाता है और चौथा नंबर के हकदार हमें बनते हैं, जबकि 49.5% हमारा अगर है, हम बार बार कहते हैं इस चीज़ को कि 49.5% हम लोग का आरक्षण है, तो हमें 1/1 के रेशियो मिलना चाहिए, या हम कहें कि इसको बाइनरी रोस्टर में तब्दील करना चाहिए। 13/200 ये भी गलत है, इसको हम लोग खारिज करते हैं। हम लोग 1/1 रोस्टर की मांग करते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ी चैलेंज है, 1993 शादी यहीं किया, बच्चे यहाँ पैदा किया, और जो बच्चा पैदा हुआ है वो बच्चे को भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके वजह से हमारे तमाम 90% के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में से वंचित हो जाते हैं, नियुक्तियाँ से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे मुद्दे को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास किए हुए हैं। हमने जगह जगह चिट्ठियाँ लिखी है, जगह जगह हम लोग है जो कि और भी मेमोरेंडम देंगे। क्लास A और B के अंदर हमारे बच्चे पिछड़ते हैं। A और B में इंटरव्यू से बच्चे टॉपर जो होते हैं उनको भी रोक दिया जाता है, और उसकी वजह से हमारी प्रतिनिधित्व घटता, और उसमें इन तमाम हथकंडे को लेकर के नोट फाउंड सुटेबल जैसे वर्ड को लाए हैं और उसको बैकडोर से भर देते हैं, अपने लोगों से भर देते हैं। लेटरल एंट्री का तो कुछ कहना ही नहीं है, आप लोग सब जानते हो कि लेटरल एंट्री के थ्रू कौन से जो लोग जाते हैं। IIM की सारी सीटें SC ST की नहीं, वो SC BC के भी बच्चे वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, और मैक्सिमम IIM की सीटें जो कि सबसे बड़ी बिजनेस मैनेजमेंट की कोर्सेस होती है उसमें खाली होता है।
तो जब तक हम लोग एजुकेटिव हमारे बच्चे नहीं निकलेंगे, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात किया जाए, मिनिस्टर जो बनते हैं जिनकी सत्ता होती है उनको तो पहले ही नसबंदी कर दिए जाते हैं, उनके पास तो कोई राइट ही नहीं छोड़ते हैं। उसमें हमारे ऑलरेडी एक मंत्री महोदय दिल्ली सरकार से छोड़ करके और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भी रोका गया। तो ये तमाम मुद्दे के लिए हम लोग आप सब से गुजारिश करूंगा कि पूरे देशवासियों को आह्वान करता हूं कि अपने हक अधिकार के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप रामलीला मैदान के अंदर एक दिन का समय दीजिए, जिससे आप लोग को हक अधिकार मिलने में सरल हो जाए। और इतना ही नहीं, सरकार इस बार डरी हुई है इस कार्यक्रम में। एक सूचना और भी देता हूँ, हो सकता है कि 1-2 दिन पहले मुझे आप लोग को सूचना देना पड़े कि रामलीला मैदान में ना करके कहीं वेन्यू चेंज करना पड़े। जैसी सूचना आ रही है मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कल बताएंगे, जो आज बता रहा हूँ, ये लोग परमिशन में ही आनाकानी कर रहे हैं। हमारे 2 महीना के अथक प्रयास के बाद आज परमिशन में आनाकानी कर रहे हैं कि जो हम लोग शीतकालीन सत्र में रखा था, इनके सारे आका यहाँ जुटे रहते हैं और ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी प्रोग्राम नहीं हो, क्योंकि वो भयभीत है। सब जगह से सूचना जा रही है, IB, CID, दिल्ली पुलिस, ये सारे लोग उन्हीं के कब्जा में हैं और उन लोग से सूचना में जाने की वजह से हम लोग को परमिशन की भी। और दूसरी, एक 4 तारीख का भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आप लोग के लिए बुक है, उन सब में आप भी आइए। और तमाम देशवासियों को आह्वान करता हूं कि आप आकर के एक दिन का समय, और जो नहीं आ सकते हैं किसी को भेज दीजिए, जो आप भेज नहीं सकते हैं तो एक छोटा मोटा डोनेशन भी कर सकते हैं। यही बातें के साथ मैं आप सभी को अपनी बातों पे विराम देता हूं और सबको पुनः धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान और जय बाबा फूले। सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया के साथियों को प्रणाम करता हूँ। हमारे पूर्व वक्ता और प्रबुद्ध साथियों को मैं नमन करते हुए 28 नवंबर 2024 को रामलीला मैदान में बहुसंख्यकों के न्याय एवं वाजिब हिस्सेदारी के लिए जो महाकुंभ किया जा रहा है, इसके लिए मैं देश के सभी संगठनों से जो 90% आबादी के हक और अधिकार की बात करते हैं, मैं उन सब को करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग इस महाकुंभ में आकर 28 नवंबर 2024 को 10 बजे आप वहां आइए और इस प्रोग्राम को सफल बनाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको आपके कामों के लिए याद करें और आपके अच्छे उसके जो नतीजे निकलेंगे उससे हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होंगे। इन बातों के साथ साथ हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया सारे मुद्दों को कि किस प्रकार और कौन कौन से मुद्दे पे वहाँ पे चर्चा होगी, जिसमें बहुत सारे मुद्दे थे। एक मुद्दा मैं भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि भाईचारा और राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रखते हुए WTP, OBC फ्रंट ऑफ इंडिया, मिशन जय भीम और संविधान बचाओ संगठन, हम सब लोग भाईचारा और राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रखते हुए नेशन बिल्डर कैटेगरी की मांग रखते हैं। और नेशन बिल्डर कैटेगरी को 2 शब्दों में मैं 2 लाइनों में परिभाषित करने का प्रयास करता हूं कि जो जनरल कैटेगरी जो आज के तारीख में रखा गया है, उसके जगह पर जो समुदाय एक कैटेगरी से, जैसे SC अगर कोई OBC से शादी कर ले, OBC अगर जनरल कैटेगरी के लोगों से शादी कर ले, तो उन लोगों को नेशन बिल्डर कैटेगरी में रखा जाए और इस प्रकार के लोगों के लिए एक अलग से हिस्सेदारी सरकार में दी जाए, ताकि इस देश में जात पात और भेदभाव की व्यवस्था खत्म हो। अंत में फिर से मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि 28 नवंबर 2024 को रामलीला मैदान में 10 बजे आकर इस न्याय महाअधिकार कुंभ को आप लोग सफल बनाएं और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करने में एक कदम आगे और बढ़ाएं। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।